देश और प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुई सेवा सप्ताह की शुरुआत। दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों से मिल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवा कार्यों के समाचार। विकास को सरकारी व्यवस्था से मुक्त कर जन आंदोलन बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गरीबी और संघर्ष में बचपन बिताने के साथ गरीबों और वंचितों की सेवा को बनाया अपनी जिंदगी का मकसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव के मुद्दे पर दिया बयान। कहा, भारत की टकराव टालने की कोशिश जारी, लेकिन यथास्थिति में बदलाव मंजूर नहीं। लद्दाख में किसी भी चुनौती से निपटने को सेना है तैयार। सर्दियों से पहले सशस्त्र बलों के जवानों के लिए ईंधन और भोजन की गई पर्याप्त व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भाजपा देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। भाजपा द्वारा देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में नेशनल स्टेडियम से प्रधानमंत्री आवास तक एक साइकिल रन का आयोजन किया गया। ये साइकिल रन फिट इंडिया थीम पर आयोजित था। रैली में शामिल साइकिल चालकों ने मोदी मास्क लगा रखे थे। तो बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि अगर विकास को सरकारी व्यवस्था से बाहर निकालकर एक जन आंदोलन बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। ऐसे में उन्होंने गरीबों और वंचितों की अनवरत सेवा को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जन भागीदारी को उन्होंने अपनी नीतियों का आधार बनाया, तो विकास को सरकारी व्यवस्था से बाहर निकालकर प्रधानमंत्री ने एक जन आंदोलन बना दिया। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए फैसलों के चलते देश न्यू इंडिया की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुखद पहलू है कि इन जिलों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए जलशक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जिले में वाटर हार्वेस्टिंग के 99.76 पॉकेट बनाए गए हैं। जल संकट की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए एक्वीफर मैपिंग कराई जा रही है। जाहिर है, पानी की 65% जरूरत भूजल से पूरी हो रही है। देश के कई शहरों में भूजल समाप्ति की ओर है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि भूजल एक पुनर्भरणशील नेचुरल रिसोर्स है। हर साल वर्षा और विभिन्न दूसरे माध्यम से ये पुनर्भरण होता है। हाँ, ये कहना सही होगा कि कुछ शहरों में सालाना जितना रिचार्ज होता है उतना पानी निकास किया जाता है और कहीं कहीं थोड़ा उससे ज्यादा भी निकास किया जाता है। को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए। आपातकाल के दौरान नरेंद्र को देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का आदेश मिला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2001 से साल 2014 के बीच नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रशासक और मुख्यमंत्री के तौर पर सराहे गए, बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर स्थापित भी हुए। साल 2014 के आम चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर उन्होंने संदेश दे दिया, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। न्यू इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर 70 साल से लटके हुए मुद्दों को सुलझाने का साहस, नरेंद्र ने दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें, गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। बीते 6 वर्षों में मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आई है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। 6 साल में
150 से ज्यादा कार्यक्रम और योजनाएं जमीन पर उतरी। साल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को पहले से भी बड़ी जीत मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर मिली संसद की इस मंजूरी से पहले शायद ही किसी को यकीन था कि ऐसा कुछ देश का नेतृत्व तय कर सकेगा। इसी तरह राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सिर्फ एक विवाद का हल नहीं है, बल्कि भारत के बेहतर भविष्य का एक बड़ा कारक भी बन गया है। आतंकवाद पर करारा प्रहार हो या फिर नक्सलवाद की नकेल कसने की बात, बीते 6 सालों में इस मोर्चे पर पिछले 3-4 दशक से भी ज्यादा काम हुआ। इतना ही नहीं, सीमा पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने ये संदेश दिया था कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब लद्दाख में हमारी उत्तरी सीमा पर चीन के सैनिकों ने दुस्साहस दिखाया तो देश के जवानों ने उन्हें बता दिया कि भारत पर आंख उठाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर गरीब परिवारों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को कई अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद पहुंचाने या रोजगार उपलब्ध कराने के फैसले। पीएम मोदी ने सही मायने में ये दिखाया है कि सरकार वो होती है जो गरीबों के लिए जिए। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को महसूस किया है। लोगों के बीच रहना, उनके साथ खुशियां साझा करना और उनके दुखों को दूर करना नरेंद्र मोदी का मकसद है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और आनंद रखें तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं। उनके कुशल नेतृत्व, दृढ़ विश्वास और निर्णायक कार्रवाई से देश को काफी लाभ हुआ है। वे गरीबों और पिछड़ों को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी और विश्वास जताया कि वे देश की लंबे समय तक सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पूरी यात्रा और सपना एक ही है कि देश की सेवा करनी है और देश को आगे बढ़ाना है। जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिला है और गरीबों को लगता है कि उनके बारे में सोचने वाला कोई आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां सालगिरह है। देश भर में हम उसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की पूरी यात्रा और सपना एक ही है, देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाना। एक बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिला है और गरीबों को लगता है कि यह हमारा सोचने वाला कोई आया है और इसलिए सभी समाज के वर्ग इसलिए उनसे बहुत प्रभावित है, विश्वास है। और इसलिए आपने देखा कि इतने पेंडेमिक के बावजूद, महामारी के बावजूद या बाकी परिस्थितियों के बावजूद भी उनका अप्रूवल रेटिंग बढ़ रहा है। सर्वे आफ्टर सर्वे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का दिल उन्होंने जीता है और उनको देश की लंबे काल तक सेवा करते रहेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है।
गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि दिव्यांगजनों की समृद्धि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की देन है। शासकीय सेवाओं में अब पहले से अधिक दिव्यांगजनों को वृहद रूप से नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का जीवन स्तर बढ़ना और उनका आत्मनिर्भर बनना प्रधानमंत्री की सोच के कारण ही संभव हो पाया है। मैं मनोज कुमार, और ये जो ट्राईसाइकिल मिला है सीएम साहब की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। और पहले दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं होगा, आराम से कहीं आ जा सकते हैं। हमको स्टिक मिला है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अंकुश कुमार। पहले से चलने में इससे हमको बहुत आराम मिला है। इसमें डिजिटल व्यवस्था है। मुझे योगी आदित्यनाथ बाबा दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहले घूम नहीं पाता हूँ, कहीं जा नहीं पाता हूँ, अब इसे मिल गए, मैं जा पाता हूँ। इसे व्हीलचेयर मिलने से हमें आने जाने में या छोटे बड़े कामों में हमें सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे मतलब पर्सनल वर्क या कुछ भी हुआ उसको करने में मुझे सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे पहले जितनी दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें अब नहीं हो पाएंगी। ये दिव्यांग जन शब्द भी प्रधानमंत्री जी की देन है। और उन्होंने सोचने की एक नई दृष्टि दी है। हर एक दिव्यांग जन को इस बात की एक दृष्टि दी है कि वह भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। और इसलिए उन्होंने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन सबको सम्मानित करने का कार्य किया है। और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें कुछ ही कैटेगरी थी, उसमें विवृद्धि करते हुए अब उन्होंने उसको बृहद आयाम के साथ कई प्रकार के कैटेगरियों में बढ़ोतरी करते हुए हर प्रकार के दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो सके, इसके लिए अनेक प्रावधान किए हैं। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के क्षेत्र में भी लोगों को राहत मिले, अनेक सुविधाएं प्राप्त हो, ये भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग व अन्य सहयोगी उपकरण भेंट किए और उनको रोजगार के भी अवसर सुलभ हुए हैं। मोदी जी बहुत कुछ किए हमारे लिए, हमको बहुत तकलीफ रहा है चलने की, हमको सहारा कर दी मोदी जी। आज उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है, उन्होंने केक ना काट के, ना ही तो इतना बड़ी पार्टी करके, और उन्होंने हम दिव्यांगों के प्रति कुछ सोचा, इसलिए हमें बहुत ही खुशी है। और हम लोगों को आगे चलने के लिए हमें प्रेरित किए, हमें उपकरण बांटे ताकि हम आगे कुछ अच्छा कर सके, चल सके, हम दूसरों पर निर्भर ना रह सके। जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहूँगा, देश के अंदर गरीबों की किसी ने चिंता किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान का कार्ड हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, आपने देखा है सपा बसपा को, आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आकंठ भ्रष्टाचार में लोगों ने सरकार चलाया है। आज राज्य के योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था है, सुशासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोरोना काल के होने के कारण कोई भव्य कार्यक्रम करना संभव नहीं है, इसलिए लोग जरूरतमंदों की मदद कर आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। वाराणसी में सप्ताह व्यापी सेवा सप्ताह कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें प्रदेश के मंत्री नीलकंठ तिवारी ने मंडलीय चिकित्सालय जाकर मरीजों को फलों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना करते हैं।
नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, इसी तरह वो स्वस्थ रहें और हमेशा कर्म पथ पर अग्रसर रहें, यह भाव लेकर के उसी क्रम में वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल कबीर चौरा में वार्ड में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना किया गया, सबसे आशीर्वाद लिया गया और सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु और दीर्घायु होने स्वास्थ्य के लिए कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आज लखनऊ में भी लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि लोग हर स्तर पर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आएं। लखनऊ में लोग प्रधानमंत्री की इसी भावना का अनुसरण कर रहे हैं। लखनऊ में कोरोना संक्रमण काल में सामाजिक दूरी बनाते हुए निःशुल्क कैंप लगाकर गरीबों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आज उनका जन्मदिन है और उनका ही निर्देश है कि हम लोग उनका जन्मदिन इस प्रकार मनाएं कि गरीबों की मदद कर सके, है ना। इस उपलक्ष्य में मैंने आज जो गरीब लोग जो कि सैनिटाइजर और मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर बांटने की व्यवस्था की है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ दीर्घायु होने की भी कामना की। अयोध्या के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और रामलला को साष्टांग प्रणाम करके सनातन धर्म की संस्कृति का संदेश दिया। उनका कहना है कि राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के सर्वांगीण विकास का रास्ता खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो मैं रामलला के सामने जा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, जो सभी प्रकार के विजय देने वाला है और सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाला है, जिसको अगस्त्य जी ने भगवान राम को उपदेश दिए थे और जिसके बल पर उन्होंने रावण जैसे अतिताई को समाप्त किया। इस पाठ को करते हुए हम प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए और सदा आपत्तियों से और दुश्मनों से बचते रहें, किसी प्रकार की आपत्ति न आवे, इस प्रकार से कह दिए। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत के स्वाभिमान और को जिस प्रकार से बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो रही है। उन्होंने देश के गरीब जनता के साथ साथ यहाँ के किसानों के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए उन्होंने तमाम प्रकार की जो योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं आज गरीबों के उत्थान के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो दीर्घायु हों और देश का नेतृत्व करते रहें। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को आज जन्मदिन की कोटिशाह बधाई। अयोध्या के संतों की तरफ से, श्री सीताराम जी की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। जीवेत सरदह शतम, ऐसी मंगल कामना। बढ़ते हैं अगले समाचारों की ओर। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के मुद्दे पर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की टकराव टालने की कोशिश जारी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि चीन ने LAC पर उकसाने वाले कदम उठाए हैं और उसकी ऐसी कार्रवाइयों का भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने साफ किया कि यथास्थिति में बदलाव की चीन की कोशिश किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस आउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने
जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सर्दियों के दस्तक देने से पहले सुदूर लद्दाख में हमारे सशस्त्र बलों के जवानों ने अपने लिए पर्याप्त ईंधन और भोजन की व्यवस्था कर ली है। खासकर सर्दियों के दौरान सीमा पार से आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। ईंधन के टैंकर पूरी लद्दाख में आगे के स्थानों के लिए रवाना हुआ। हाड़ कपा देने वाली ठंड और लगभग 70 डिग्री तक गिरने वाले पारे से निपटने में ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईंधन के अलावा पौष्टिक राशन को भी पूरी तरह से सर्दियों के लिए स्टॉक कर लिया गया है। सेना के गोदाम राशन से भरे हुए हैं। रेडी टू यूज राशन विशेष रूप से सर्दियों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शारीरिक रूप से जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने में काफी उपयोगी साबित होता है। फौज में कहावत है, लॉजिस्टिक्स आपके ऑपरेशन की लिमिट को डिसाइड करता है। मैं इस वक्त एक गोडाउन में हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर राशन रखा हुआ है। फ्रेश राशन है, ड्राई राशन है और रेडी टू यूज राशन है। ये राशन बेस्ट क्वालिटी का है और सब लोगों के लिए समान है, यानी अफसरों और जवानों के लिए। सर्दियों के आने से पहले यहाँ पर स्टॉकिंग की जा चुकी है और ये राशन न सिर्फ जवानों के लिए बल्कि जो यहाँ पर डॉग स्क्वाड है या जो बीस्ट ऑफ बर्डन है उनके लिए भी ये राशन इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा डिपो 14 कोर में हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद और विशेष पर्वतारोहण उपकरण मौजूद है। 3 लेयर की जैकेट है जो ठंड में बर्फ में इस्तेमाल की जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये बर्फ के अंदर अच्छा कैमोफ्लेज देती है और दुश्मन की निगाहों से हमें दूर रखती है। ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, आप देख सकते हैं कितने तरह का डिस्प्ले है और ना सिर्फ डमी डिस्प्ले है बल्कि लाइव डिस्प्ले भी है। आप देख सकते हैं ये हमारे जवान किस तरह से ये पूरी तरह से तैनात हैं, पूरी तरह से वेल इक्विप्ड हैं किसी भी हाइट पर ये जाने के लिए। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो हुक लगा हुआ है, इससे ये एक दूसरे को बांधे रहते हैं ताकि अगर कोई जवान गिर जाए या कहीं पर उसको चोट लग जाए तो ये उसको संभाल सकते हैं। कौशाम्बी जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 5 लोग झुलस गए। जानकारी होने पर चायल के एसडीएम ने मौका मुआयना किया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने बताया कि खराब मौसम के चलते आकाशीय बिजली की चपेट में सरला, संजना, आंचल और अर्चना आ गईं। गंभीर रूप से झुलसने के कारण आंचल और संजना की मौत हो गई, जबकि सरला के शोर मचाने पर गांव के लोग भागकर घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से काजीपुर में बकरियों को बाग में चरा रहा एक किशोर राजकरण हीरालाल की भी मृत्यु हो गई। पोखराज इलाके में भी आकाशीय बिजली की चपेट में 2 महिलाएं झुलस गईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने आकाशीय बिजली के कारण मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। हमारी माँ के साथ हम 4 बहन गई थी, गाजर बोई थी, उसको निराने गई थी तो आकाश बारिश हो रही थी, आकाश बिजली गिरी थी, इसलिए हमारी 2 बहन की मृत्यु हो। थानापुरा मुक्ति क्षेत्र में 2 गांवों में बिजली गिरने की घटना हुई, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 बच्चे और एक लड़का है 18 साल का। इस पर पुलिस मौके पर गई है और जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाय के गोबर और गौमूत्र के औषधीय प्रभावों की खबर तो मिलती ही रहती है, लेकिन अलीगढ़ के जलाली के निवासी संतोष सिंह ने अपनी गौशाला में
गायों के गोबर और गौमूत्र से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, धूप बत्ती, आकर्षक दिए, स्वास्थ्य तथा अन्य इको फ्रेंडली सामान बनाए हैं। इनका कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ये प्रयोग बहुत कारगर साबित हुआ है। साथ ही युवाओं का रुख इस ओर करके उन्होंने स्वावलंबी बनाने में भी मदद की है। उनका कहना है कि गाय के गोबर से बने उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ी है। अलीगढ़ से मुझे पता चला था कि यहाँ पे एक गौशाला पे एक बहुत बढ़िया ये अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मुझे अंदर से ऐसी जिज्ञासा हुई कि मैं जाकर के उसको देखूं। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है और इसको देख करके मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और लग रहा है कि क्यों ही ना मैं भी इस काम को आगे बढ़ाऊँ ना। ये सारा जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं ये बहुत अच्छे हैं, सुगंधित भी हैं और पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं, है ना। और इससे महिला समूह को भी बहुत अच्छा एक अर्निंग 200-300 रुपये पर डे महिलाओं को पैदा का भी इनका अपना भरण पोषण का भी साधन बन गया है। मैं ये गौशाला के जो प्रोडक्ट हैं उनको बनवाती हूँ अपनी समूह सखियों के साथ में। ये सारे इको फ्रेंडली सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे वातावरण में कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। आजकल जो है बहुत केमिकल के और पेस्टिसाइड्स वगैरह के सामान मिल रहे हैं, तो हमारा ये है कि गाय के गोबर से ही बनाते हैं, जिससे कि आप यूज करिए उसके बाद में खाद बना लीजिएगा तो कोई वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे बहुत सी मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं तो वो पीओपी वगैरह की बनती हैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं और फिर उनका बाहर पड़ी फिर रही हैं वो हो रही हैं। तो इनसे हमारा तो ये है, आप हमारी मूर्ति को रखिए, दीपक को जलाइएगा और पानी में डाल दीजिएगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुरंत, और वो आप पौधों में लगा सकते हो। इसमें जो प्रमुख उद्देश्य है वो जो निराश्रित गौवंश होते हैं, देशी गौवंश जो उपेक्षित हैं, इनका मुख्य रूप से उद्देश्य लोगों का रहता है कि दूध नहीं दे रहा है तो उनको छोड़ देना चाहिए। अपना उद्देश्य यह है कि दूध ना देने वाला पशु भी गोबर गौमूत्र के आधार पर स्वयं का और उसकी सेवा करने वाले व्यक्ति का भी भरण पोषण कर सकता है। दूध बोनस का है, तो इस ध्येय के साथ में हम लोग इस सारे प्रकल्प को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना से फतेहपुर जिले के 2600 प्राथमिक स्कूलों में रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। वर्षा जल से प्रत्येक स्कूल में लगभग 72,000 लीटर पानी का संचयन होगा। इस तरीके से कुल 2600 स्कूलों में लगभग 19 करोड़ लीटर पानी जो फिजूल बह जाता था वो जमीन में उतरेगा, जिससे जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने भी जल संचयन के संसाधनों को दुरुस्त कराने पर जोर दिया है, जिसकी जागरूकता बढ़ेगी। मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि जल संचयन के लिए जिला स्तर से तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। हाँ साहब, हम यहाँ नरेगा में काम मिला हमको, हमारी रोजी रोटी का कार्य जो है वो सब चल रहा है हमारा। पानी सोखने वाला गड्ढा में काम लगा हुआ है। पुणे में रहते हैं, 3-4 साल से काम कर रहे हैं सेटरिंग का। वहाँ से आए हैं लॉकडाउन में, इधर गड्ढा उड्ढा नरेगा में खुद रहे हैं पानी सोखने के लिए। गया रोटी रोजी का चलने लगा है काम, समस्या हल हो जाएगी। जिले स्तर से काफ़ी सारी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से एक जो अहम है वो हम सभी प्राइमरी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवा रहे हैं और ये नरेगा के तहत बनाया जा रहा है। तो इससे हमारे जितने भी लगभग 2600 प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालय हैं जिसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा दिया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर। इसके अतिरिक्त पिछले 5-6 महीने में लगभग 1000 तालाब, जिसमें 300 का जीर्णोद्धार और 700 नए तालाब जो तालाब के शेप में नहीं थे, ये भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है जिससे कि हमारा जल संचयन हो सके और भूगर्भ जल की जो स्थिति है वो ऊपर आ सके। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश और प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुई सेवा सप्ताह की शुरुआत। दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों से मिल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवा कार्यों के समाचार। विकास को सरकारी व्यवस्था से मुक्त कर जन आंदोलन बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गरीबी और संघर्ष में बचपन बिताने के साथ गरीबों और वंचितों की सेवा को बनाया अपनी जिंदगी का मकसद।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव के मुद्दे पर दिया बयान। कहा, भारत की टकराव टालने की कोशिश जारी, लेकिन यथास्थिति में बदलाव मंजूर नहीं। और लद्दाख में किसी भी चुनौती से निपटने को सेना है तैयार। सर्दियों से पहले सशस्त्र बलों के जवानों के लिए ईंधन और भोजन की गई पर्याप्त व्यवस्था। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।